तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो जेनेटिक्स है, इस जेनेटिक्स का सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है। जेनेटिक्स मीन्स कि साइंस ऑफ टू एस्पेक्ट्स और टू फिनोमेना। नंबर वन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी मीन्स क्या है, जेनेटिक्स का मतलब हम समझेंगे। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब ये होता है, देखिए एक टर्म है, बताओ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वेरिएशन वेरिएशन क्या है? जिनमें म्यूटेशन है देन उसमें वेरिएशन होता है सर, तो वो भी देखिए चेंजेस, ठीक है, चेंजेस हैं या डिफरेंसेस हम कह लेते हैं, समथिंग वी कैन से डिफरेंसेस। लेकिन आप ये समझिए कि हमने हियर you can see that the science of heredity and variation is known as genetics. So एक proverb है, like begets like. Like begets like का मतलब ये है कि जैसे पेरेंट्स होंगे उनकी ऑफस्प्रिंग्स वैसे होंगे। इसका मतलब ये, तो इसका मतलब ये है कि जो भी पेरेंट्स हैं वो क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनीज हम कह लें, तो प्रोजेनीज जो है अपने पेरेंट्स से कुछ फीचर्स में सिमिलरिटी शो करते हैं और कुछ फीचर्स में डिसिमिलरिटी शो करते हैं। मींस कि द फिनोमेना ऑफ द कैरेक्टर्स इन विच ऑफस्प्रिंग्स show similarities with their parents. So such characters are known as heritable characters. दो कैरेक्टर की बात यहां पे करते हैं। If progenies, the features of progenies are similar, certain characters with their parents, then such characters or characteristic features are known as heritable character, and the phenomena is known as heredity. But those character or those features in which offsprings they does not resemble with their parents, so such characters are known as variable characters, and the phenomena is known as variation. तो हमने यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ बता कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। ये जो दोनों फिनोमेना हैं, इन्हीं की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर एक खास बात ये है कि जो ये साइंस है, ये साइंस जो है देखा, अगर इसको देखें बहुत पहले से चली आ रही है, आज की नहीं, बहुत पहले से। लेकिन लोगों ने जाना इसको कब, जबकि इसके बारे में जो वर्कर्स थे और स्पेशली कौन से, जिन्होंने पायनियर वर्क किया। पायनियर वर्क किसने किया? आपने पिक्चर देख रहे हैं कि इन्होंने पायनियर वर्क किया, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने सबसे पहले इस टर्म के बारे में, कहने का मतलब टर्म उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए। जब उनको वो टर्म आया बाद में, काफी बाद में, 1905 में बैटसन ने कहा जेनेटिक्स है कोई ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम वेरिएशन और हेरिडिटी की स्टडी करते हैं।
तो ये काम जो है वो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत पहले किया था। He was a priest and he did his experiment of hybridization on Pisum satire. यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ लॉज फॉर्मुलेट किए, जिसमें से जो है लॉज आप जानते हैं कि एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिर लॉ ऑफ क्या है, सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। कंक्लूजन निकला जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस ऐसे कराया, सो वी कैन से द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा है कि वो मेंडल का जो इतना पुराना समय पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो लॉ आज भी वैलिड है, उसका कोई भी जो है एक्सेप्शन नहीं मिलता है। मेंडल के जितने भी लॉज हैं वो सभी जो है वो लॉज वो क्या है, नहीं खड़े करते, क्योंकि उनका कोई ना कोई एक्सेप्शन है। लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो आखिर क्यों अभी भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? कोई बता सकता है कुछ कि आखिर सेग्रीगेशन का लॉ अभी भी वैलिड क्यों? आखिर क्या मेंडल ने क्या खास चीज उसमें जो है उन्होंने किस तरीके से फॉर्मुलेट किया था जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं नाउ इट इज दिस टुडे, आज की डेट में भी वो वैलिड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कोई तो बात होगी, क्या खास बात थी, कुछ बता सकते हैं आप? देखिए आपने देखा कि हमने बताया आपको डोमिनेंस की, जो डोमिनेंस का है, आइए डोमिनेंस का मतलब ये है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, when two plants having contrasting character, when they are crossed to each other, in which one shows the dominant character and the shows recessive character. So in the F1 generation, those characters will appear with possibly those will have those plants which have the dominant character. So F1 hybrid कैसे होंगे, डोमिनेंट पेरेंट जैसे, रिसेसिव वाला क्या होगा, छिप जाता, ठीक है, यही लॉ होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो है, कोडोमिनेंस है। अब कोडोमिनेंस में क्या होता है कि हम क्रॉस कराते हैं, जैसे कि हमने क्या हुआ कि हमने रेड फ्लावर लिया, ठीक है, और दूसरा एक व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट लिया, 4 o'clock प्लांट, और फिर हमने क्रॉस कराया तो देखा जाता है कि यहाँ पर रेड जो जीन है, यानी कि रेड कलर के लिए जो जीन होगी वो व्हाइट के ऊपर क्या है, डोमिनेट, यही तो मतलब your red is dominant over white, but जो जीन है फॉर रेड कलर, ठीक है, तो ये क्या है, हम कह सकते हैं इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कैसे कि जो कैपिटल आर जीन मान लिया हमने कहा, कैपिटल आर जीन, कैपिटल आर जीन क्या है कि स्मॉल आर जीन जो पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी डोमिनेंट जीन ही केवल वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा और जो रिसेसिव होगा वो क्या होगा, हाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मेंडल का जो नियम है वो यहाँ पे आकर के वो फेल हो जाता। कैसे? अगर रेड और व्हाइट के बीच में हम क्रॉस करा रहे
तो F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए, रेड प्लांट, यानी जो भी हाइब्रिड होगा उसके फ्लावर्स कैसे होंगे, रेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसे होते हैं, पिंक आ जाते हैं। अब पिंक आ जाते हैं तो फिर उसके बाद में पिंक, अब पिंक आया नया फिनोमिना, नया कैरेक्टरिस्टिक, नया फिनोटाइप। अब नया फिनोटाइप ये कैसे हुआ, इसको फिर से वैलिड करने के लिए हमें फिर से क्रॉस कराना है। हमने जब F1 से F1 सेल्फिंग करा दी, सेल्फ क्रॉस कराया, तो हमें क्या रेशियो मिलेगा, में जो कैरेक्टर पूरी तरीके से पेरेंट्स वाला नहीं अपीयर हुआ था F1 में, वो F2 में हमें मिल जाता है ना। कैसे मिलेगा, क्या रेशियो होगा, 1 रेड प्लांट, रेड फ्लावर्ड प्लांट, 2 पिंक फ्लावर्ड प्लांट एंड 1 व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो F1 जनरेशन था उसके प्लांट के अंदर क्या था कि व्हाइटनेस के लिए भी जीन थी और रेडनेस के लिए भी जीन, इसमें रेड फ्लावर्ड और व्हाइट फ्लावर्ड दोनों के लिए जीन्स थी। लेकिन सेग्रीगेशन जब हुआ और वो सेग्रीगेशन जब F2 में हुआ, ठीक, तो जीन्स ने एक दूसरे को कोई भी जो है वो मिक्सिंग नहीं की, बल्कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट या क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। अगर सेग्रीगेट ना होते तो F2 में भी वही हालत होती जैसी F1 में थी। नहीं तो यही तो मतलब हुआ, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि जब पिंक नया फिनोटाइप आ गया था, लेकिन तो वही आगे सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर F2 में भी होता नहीं, लेकिन फिर उसमें कैसे व्हाइट और जो गायब हो चुका था वो फिनोटाइप कैसे आ गया, बिकॉज गैमीट्स आर प्योर, these gametes do not pollute to each other, therefore the law of segregation is also known as law of purity of gametes। इसीलिए क्या है, यूनिवर्सली, मैंने अभी तो पूछा आपसे कि क्यों, why this law is universally accepted, so because the gametes are pure in nature and they do not pollute to each other when they are present in one phenotype, they become segregated in later generation, further F2, F3, F4, कोई फर्क नहीं होगा और उसमें वो रेशियो उनका बनता चला जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि जब पिंक फिनोटाइप अपीयर हुआ तो व्हाइट और जो रेड की जीन्स थी उसने तो अपना कुछ किया नहीं, फिर से कैसे वो रिपेयर हुआ, क्योंकि वो कैरेक्टर, वो जीन्स उसमें प्रेजेंट थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वो पूरी तरीके से, चूंकि जो डोमिनेंट जीन है उसने पूरी तरह अपनी डोमिनेंसी तो नहीं की, वो डोमिनेंट थी ही नहीं, तो इस वजह से जो है क्या हुआ कि वो वहां पे बाद में जो था वो फिर से उसमें रेशियो सा बना कि पिंक भी हुआ, रेड भी हमें देखने को मिला, व्हाइट भी। तो डोमिनेंस तो यहां फेल हो गया, लेकिन सेग्रीगेशन फेल नहीं हुआ। सेग्रीगेशन ने अपना काम किया, नहीं तो दूसरा कैरेक्टर इनके अलावा होता ही नहीं। Therefore this law is universally accepted। हम अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो वहां पर क्या है, वहां पर क्या है कि हमें जो है वो कैसा हो जाता है, वहां पे वो रेशियो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग क्या है, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब कभी 2 या 2 से अधिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है कि उनके जो जीन्स हैं शोइंग अ पर्टिकुलर ट्रेट, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन ऐसा नहीं है। जीन्स
अगर इस तरीके से है कि हम कोई भी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ले रहे हैं, तो होता क्या है उसमें, अगर जीन्स ने आपस में इंटरेक्शन कर लिया तो हमें रेशियो कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब जीन्स इंटरेक्ट करेंगी तो मेंडेलियन जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मेंडेलियन जो रेशियो था वो क्या था, 9:3:3:1, जो टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो होता है। और ये रेशियो जो है वो नहीं आता। अगर मेंडल को भी लिंकेज मिल जाता या कहीं कोई दूसरा गलती से कोई प्लांट सेलेक्ट कर लेता, यू आर वेरी लकी कि सारी जो कंडीशंस हैं हम जब करते चले जाते हैं, ऊपर लक जो है वो हमें सही रास्ता दिखाता चला जाता है, कहते हैं अरे वाह सब कुछ सही हो गया। लेकिन नहीं, जरूरी नहीं कि आपके साथ में जो सही हुआ दूसरे के साथ में सही हो। यहां पर मेंडल का भी अलग काम किया। मेंडल ने ऐसे प्लांट को सेलेक्ट किया जिसमें कोई लिंकेज का फिनोमेना उसको मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स उसने सेलेक्ट किए उसके जीन्स में कोई लिंकेज वाला कोई मिला ही नहीं, कि कोई उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन्स कहीं भी कोई आपस में इंटरेक्शन कर सके या आपस में कोई लिंक्ड हो। अगर कहीं लिंक्ड हो जाती तो मेंडल का नियम ही नहीं, वहीं पे वो उलझ जाता और वो अपने लॉ, अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू नहीं रखता। समझ रहे? तो ये एक जो है यहाँ पे हमने बताया आपको कि मेंडल का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेंडल ही पायनियर थे। हम ये कह सकते हैं कि he is considered, is regarded as the father of genetics, लेकिन उसके पहले भी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरी थी, पैनजेनेसिस की थ्योरी थी, लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंटल कोई तथ्य नहीं था, उसका कोई फैक्ट नहीं था। जो पहले जो वर्कर थे जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ फॉर्मुलेशन किया कि कोई भी ऐसा एक फैक्टर होता है F1 में, अगर कोई भी टॉल प्लांट मिल रहा है, हम टाल और ड्वार्फ को हमने लिया और उसमें से केवल F1 जनरेशन में केवल टाल प्लांट ही अपीयर हुआ, दूसरा ड्वार्फ गया था, ड्वार्फ अपीयर नहीं हुआ। लेकिन ये ड्वार्फ गया था इस चीज को हम प्रूव करने के लिए जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं, यानी F1 को F1 से क्रॉस करा देते हैं, तो हमें वही जो ड्वार्फ प्लांट था वो ड्वार्फ प्लांट हमें F2 में मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये यहाँ पर मेंडल ने ये सब बताया और ये चीज इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट एक बताया कि उन एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे, किस पे किया, एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बात ये आती है कि 1902 और 1904 एक थ्योरी आई और इस थ्योरी को कहा गया क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल तो मर गया क्या 1984 में मर गया है ना, 1884 के आसपास डेथ हुई। और उसके बाद में 3 साइंटिस्ट ने इसको रीडिस्कवर किया है ना, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे थे और उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे लिटरेचर सर्वे आ जाता है, हम जब आप कंडक्ट करेंगे, आप काम करेंगे तब उसको हमारा काम क्यों यूनिक है, हमारा काम पिछले वर्कर से कैसे अलग है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लिटरेचर सर्वे करते हैं। तो उन्होंने भी किया वही से। कौन कौन थे नाम बता सकते हैं? 3 साइंटिस्ट जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। पहले कौन थे? ह्यूगो डी वेल्स। दूसरे कौन से? कार्ल कोरेंस। और तीसरे कौन से? टिशर। तो ये 3 जो थे वर्कर्स, इन्होंने जब अपना काम किया इनको वैसा ही रिजल्ट मिला जिसे मेंडल ने पहले कर ही चुके थे, बहुत पहले कर। तो इन्होंने जब देखा
तो इनको कहीं एक इंडियन कुछ सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के किसी जर्नल में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी नहीं था, और उस जर्नल में जिन्होंने देखा कि ये किसी वर्कर ने काम किया, जैसा हमने रिजल्ट निकाला है वैसा ही रिजल्ट इसने भी निकाला है। देखा कौन देखा ये इनका नाम है, ये क्रिस्ट है, इन्होंने यहाँ काम किया, फिर ये करे ये तो ये अच्छा। आप सोचते हैं कि हम अगर ये तीनों, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मेंडल के काम को दबा देते, नहीं बताते, जब रीडिस्कवरी हुई तो रीडिस्कवरी के समय पे मेंडल के वर्क को ये छिपा सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आप किसी के प्रीवियस वर्क जो उसने रिपोर्ट किया है उसके काम को आप नहीं छिपा सकते, आपका काम भी वैलिड हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं साइटेशन मस्ट होती है। किसी भी चीज की आप कर रहे हैं, साइटेशन मस्ट। अगर आप साइटेशन दे रहे हैं तो यानी कि आपने अपने वर्क को उतना ही एक्सप्लोर किया है, आपने उतना ही डीपली स्टडी किया है, तो साइटेशन मस्ट है। आपका काम जितना आप साइटेशन यूज करेंगे उतना ही वैलिड हो जाता है। और उसके लिए क्या है, आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं। रिसर्च पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आपको मेथोडोलॉजी पता लगती है। जर्मनी में क्या, किसी वर्कर ने पता चला अपने आपकी प्रॉब्लम से मिलती जुलती कोई भी काम किया, ठीक है, जर्मनी में या यूके में कोई वर्क हुआ, ठीक है, आपने सोचा ये अगर इस पे हो सकता है तो हम इस पे भी कर सकते हैं, आपको आइडिया तुरंत आ जाएगा कि मटेरियल्स मेथड से जैसे ही आपने देखा तो वो चीज जो है वो आपको क्लिक करेगा कि ये हम इसमें नया एक रिनोवेट कर सकते हैं, इसको एक बहुत अच्छी तरीके से इसमें अच्छी तरह से रिफ्रेम किया जा सकता है। और आपके अंदर जो है वो क्या होगा कि एक समझिए कि आपके अंदर एक नया मेथड, नई चीज काम करने के अंदर, वो कैसे कब मिलेगा, जब आप किसी जर्नल के अंदर जाएंगे जिस फील्ड का है, और उस फील्ड के जर्नल के अंदर आप रिसर्च पेपर, फाइनली क्या है, आप जब रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको अंदर आएंगी कि कैसे हम किस तरीके से मेथड कैसे लिखते हैं, हम कैसे डिस्कशन लिखेंगे, कैसे ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, किस तरह हम अपना रिजल्ट डिस्क्राइब करेंगे, और फिर साइटेशन तो आपको पता ही लग जाता है। इंटरनेशनल तो रूल्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा रेफरेंसिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो मेंडल जो थे, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको मेंडल ने काम किया, मेंडल का काम रीडिस्कवर हुआ, उनको क्रेडिट भी मिला। क्रोमोसोम थ्योरी जो इनहेरिटेंस की हुई, ये इन्होंने जो है क्या हुआ, ये बाद में आई, और उस समय क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स जो थे वो क्रोमोसोम्स को इस थ्योरी में ये कहा गया कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, and they bear the hereditary characteristic or character or factor as scored by Mendel, and these factors are now known as genes. So chromosomes are regarded as the bearer of hereditary characteristic, that is the genes. ये क्रोमोसोम की थ्योरी में कहा। उसके बाद में क्या हुआ कि ये देखा गया कि आखिर जो वेरिएशन जो हमने सबसे पहले देखने बात की थी, वेरिएबिलिटी और वेरिएशन, उस वेरिएशन का जो है क्या सोर्स था, म्यूटेशन, क्योंकि बिना म्यूटेशन के वेरिएशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब क्या था कि देखिए एक और रीजन होता है कि आखिर मेंडल का काम क्यों छिपा है, मेंडल का काम इतने दिनों के बाद में क्यों डिस्कवर हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी एक बात है कि चलो ठीक है, मेंडल ने ऐसे जर्नल में पब्लिश कर दिया जो बहुत फेमस नहीं है। अगर किसी फेमस जर्नल में उनका पेपर पब्लिश होता तो हो सकता है लोगों तक पहुंचता, और वो कोई, जैसे आप यहाँ पे इंडिया में बैठे आप जान लेते हैं कि यूएस में क्या क्या वर्क हो रहा है या ब्राजील में कौन सा वर्क हो रहा है, ये हमारे
पर्टिकुलर काम से रिलेटेड कितने लोगों ने ये काम किया है, वो चीज जान लेते हैं। उस समय पे ऐसा तो नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन ये पाया जाता है कि उस समय पे क्योंकि डार्विन की थ्योरी आई थी, जब इसका एक्सपेरिमेंट करीब 60s 70s 1860 और 1870 के आसपास इसका इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 1859 में डार्विन की थ्योरी है। उस समय पे वर्ल्ड में वो डार्विन की थ्योरी का इतना ज्यादा प्रभाव हुआ, जिसकी वजह से जो है इनका काम किसी ने देखा ही नहीं, पूरी तरीके से जो है इनका काम लोगों ने वो भुला दिया, किसी की नजर ही नहीं पड़ी कि मेंडल ने एक ऐसा काम किया है जो आने वाले कई सेंचुरीज को डिसाइड कर देगा कि क्या चीज है जेनेटिक्स। समझ लो, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि जर्नल तो उसके लिए जिम्मेदार था ही, क्योंकि जर्नल का बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज्यादा एक फेमस जर्नल नहीं था जिसमें इन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट इसमें छापे, पब्लिश किया। और यहाँ पर जो है वो एक दूसरा फैक्ट भी आता है कि उस समय पे वर्ल्ड पूरा एकदम नशे में था डार्विनिज्म की थ्योरी, नेचुरल ऑफ सिलेक्शन। अब उस थ्योरी के वजह से जो मेंडल का वर्क तक हुआ। तो अब बात ये आती है कि जब डार्विन की थ्योरी नेचुरल ऑफ सिलेक्शन एक्सेप्ट हुई, तो जो जेनेटिसिस्ट थे उन्होंने देखा कि अब ये चीज जो है, जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, उनको हम पॉपुलेशन में भी स्टडी कर सकते हैं। और वहीं से ही एक जेनेटिक्स की जो ब्रांच यहाँ पे एक आई, वो थी पॉपुलेशन। और आर डी ग्रीनबर्ग निकला और उसी से जो है वो कहानी चालू हुई। बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट था, बहुत बड़ा चेंज था कि जेनेटिक्स पॉपुलेशन में इंप्लीमेंट की गई, और उससे बहुत बड़ा एक इकोलॉजी की फील्ड में भी बहुत बड़ा चेंज है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जेनेटिक्स और आगे चल करके देखिए उसमें एडवांसमेंट हुआ। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें आता है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सो दैट दिस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो बेसिक थीम है वो यही है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। देखिए यहाँ पर जो है, जो जेनेटिक्स का आगे एक्सप्लोरेशन, यहाँ कह लें जो एक्सटेंशन हुआ, देखिए इसको में हुआ टेक्नोलॉजीज में हुआ। कैसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग, ऑर्गेनिज्मल क्लोनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग, ये सभी जो है वो इसी की देखिए स्टार्टिंग हुई, तो वो चलता चला गया, एक्सटेंशन उसका होता चला गया। देन उसके बाद में क्या है कि हमने जीन थेरेपी भी जानी इसी की वजह से, बिकॉज कि हमने जब ह्यूमन जीनोम जान लिया तो उसके बाद में क्या था कि यहाँ पे ये भी देखा गया कि आखिर जीनोम जब हमने जाना तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे हैं, किसकी वजह से होते हैं, उसका क्या रीजन है, और उसको कैसे हम किस तरीके से हम हीलिंग कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर आज की भी डेट में 100% क्यूरेबल नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर, इसीलिए वी कैन इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेनिक्स। इसीलिए तो करते हैं बिकॉज थैलेसीमिया इज नॉट क्यूरेबल, एल्बिनिज्म इज नॉट क्यूरेबल, सिकल सेल एनीमिया नॉट क्यूरेबल। समझ रहे हैं आप? हीमोफीलिया कोई कर सकता नहीं कर सकता, पूरी तरह से आप क्या है फैक्टर आपको देना पड़ेगा 8 और 9 को रेगुलरली जो है उसको आपको डोज देनी पड़ेगी। इन केस अगर कहीं कोई हादसा हो गया उसके साथ में तो क्या होगा, जान बचेगी नहीं बचेगी। समझ रहे? तो इसीलिए वो वहां पे एलिमिनेट द जो नेगेटिवली
सुटेबल वो होते हैं, यानी कि जो नेगेटिव ट्रेड वाले हैं पर्सन, उनको हम एलिमिनेट करते हैं। और जनरली ये है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे डिसऑर्डर्स की जीन्स पॉपुलेशन में ना आने पाए, क्योंकि वो कैसे दे ट्रांसमिट इन अ मोड, दे शो द पैटर्न ऑफ क्रिस क्रॉस, रिसेसिवली इनका क्या होता है, स्प्रेड होता है, तो वो पता नहीं लगता है। जब आप, मैं सफर हमेशा जो है जानते हैं आप कि जो लिंग, सेक्स लिंग इनहेरिटेंस है, वहां पे जानते हैं आप मैन ऑलवेज सफर होता है। और वो क्यों नहीं हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर डॉटर्स के थ्रू ही वो जो है क्या होता है, ट्रांसमिट। जाहिर सी बात है, ऐसी जो है डिसऑर्डर्स बहुत ही खतरनाक है सोसाइटी के लिए, है ना। हीमोफीलिया है, बहुत ही डेंजरस है। थैलेसीमिया अगर पता लग जाता है ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि जो मेडिकल जेनेटिक्स है वो भी बहुत ही रिसेंट ब्रांच है, हर एक जगह पे नहीं। आपके यूपी में सोचिए, आपका केवल जो है SGPGI लखनऊ है जहाँ पे मेडिकल जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट है, केवल SGPGI। बाकी मेडिकल जेनेटिक्स जो है बहुत ही रिसेंट, गिनती के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर कोई डिसऑर्डर, अगर जेनेटिक्स उसमें इन्वॉल्व है तो उसको हम कैसे जान बचा सकते हैं, या हम पहले ये कह सकते हैं कि कैसे नॉर्मल लाइफ हम कैसे जीने का प्रयास कर सकते हैं, जी नहीं पाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल से आपका पीछा नहीं छूटता। तो इसी वजह से जो है हमको पूरा एक मैसेज दिया जाता है कि ऐसे पर्सन्स को हम उसको जो है हम सोसाइटी में क्या करें कि उसको वैसे जीन्स को न फैलें, क्योंकि वो स्प्रेड होगा तो लगातार स्प्रेड होता जाएगा, पता नहीं लगेगा। तो ये जीन थेरेपी है, लेकिन अभी भी एक्सपेरिमेंटल उसमें है, अभी कुछ नहीं, पर जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं हम जेनेटिक या फिर सब पढ़ते हैं, और हमें अभी भी कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं। जीन क्लोनिंग की जब बात आई तो हमने देखा कि क्लोन शब्द का क्या मतलब है। क्लोन जो है वो आप समझिए कि इसका कलेक्टिव, अगर हम देखें, इट इज कलेक्टिव टर्म फॉर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, यानी कि जिसकी सेल्स और जीन्स बिल्कुल एक जैसे, उसको हम कहेंगे क्लोन। और जैसे एक सब ये पहले नहीं जानते थे लोग, लेकिन ये देखा गया यहां गैमेट्स की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे इस शीप को बनाया गया जिसका नाम डॉली था, और ये जो शीप थी ये इसी टेक्निक से इसको बनाया गया जीन क्लोन। और इसमें देखिए आप कि इसमें जो है वो जो भी सेल निकाली गई, वो सेल जो है वो कैसी थी, सोमैटिक सेल, जर्मिनल सेल। सोमैटिक सेल को इसमें देखिए कि इन्होंने क्या किया कि एक इन्यूक्लिएटेड सेल ले लिया जिसका न्यूक्लियस नहीं था, एक न्यूक्लियस वाली न्यूक्लियस लिया, दूसरी सेल ले ली जिसका न्यूक्लियस निकाल लिया। क्या था, इन्होंने जो न्यूक्लियस था दूसरी सेल का, उसको उठा करके दूसरी वाली सेल में ट्रांसफर इंसर्ट कर दिया, और उसको क्या किया, बहुत ही इलेक्ट्रिकल चार्जेस दे करके और उसमें डिवीजन स्टार्ट कराया गया, यानी क्लीवेज स्टार्ट कराया गया, जिससे हमें ये क्लोन बना। अब देखिए यहाँ पे जो है जो सोमैटिक सेल ली गई और उससे जो है इस तरह का ऑर्गेनिज्म बनाया गया, इसको उत्पन्न किया गया। अब हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जर्म सेल का कहीं इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं।
और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ सोचने वाली ये है कि इस प्रोसेस में कहीं कोई भी जो है वो उस शेप का ये था कि बहुत जल्दी से उसे इन्फेक्शन हो जाता, मतलब काफी केयर करने के बाद में भी उसको कहीं निमोनिया हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी नहीं, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही बहुत ही लो, और जिसकी वजह से अब उस समय के बाद में दैट शिप वाज टाइट। और यहाँ पे जो है हम ये देख सकते हैं कि ये अल्टरनेट नहीं है, ये अल्टरनेट नहीं है किसी भी जो है नेचुरल प्रोसेस का, या हम कह लें अब ये चीज हम क्यों कहते हैं, ये चीज आगे चल के इसी प्रोसेस को कितना बड़ा सोसाइटी के लिए बूम मिल देंगे, ये चीज हम आगे समझेंगे। और देखिए अब यहाँ पे ये है कि क्लोन लार्ज क्वांटिटी आइडेंटिकल जीन्स तो हुआ, ठीक है, हम आइडेंटिकल कॉपी हमने बनाई, लेकिन क्या था कि यहाँ पर जो टेक्निक है जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, दिस टेक्निक हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस in the field of molecular biology, that is genetics, and इतने ज्यादा एप्लीकेशंस हैं सोसाइटी के लिए कि आप इसमें देखेंगे तो कहेंगे देखिए ये पहला टर्म लेके आया, जीन बैंक का कॉन्सेप्ट आया। जीन बैंक जो है वो क्या है, जैसे एक लाइब्रेरी होती है, आप देखते हैं जिसमें बुक सेल्फ में रखते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं हम कि साइंस की हमने पर्टिकुलर एक अलमीरा में रख दिया, ज्योग्राफी की अलग रख दिया, यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन है। उसी तरह से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जीन बैंक का, जीन लाइब्रेरी या डीएनए लाइब्रेरी। ये एक कलेक्शन है क्लोन्स का, ये क्लोन बैक्टीरियल या बैक्टीरियोफाज का हो सकता है, और ये यहाँ पे किया क्या जाता है, इसमें जीन बैंक की कॉन्सेप्ट क्या है, जीन बैंक की जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या है, डीएनए can be stored and preserved at very low temperature, that is cryo temperature पे इसको स्टोर किया जाए, और इसलिए आगे यूज करने के लिए, फ्यूचर यूज करने के लिए हम इसको यूज कर, ये टेक्निक यूज करते हैं, जीन बैंक का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हमने एक जैसे क्लोन लिया, एक क्लोन लिया और उस क्लोन में क्या है, एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट या जीन उसमें हमने अटैच कर दी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, और फिर क्या है कि इस क्लोन को, जो क्लोन बना उसकी बहुत सारी कॉपी, मल्टीपल कॉपीज हमने बनाई, मल्टीपल कॉपीज जो बनाई और उसको हमने क्या किया कि उसको हमने स्टोर कर दिया क्रायो टेम्परेचर। अब वो क्रायो टेम्परेचर पे जब स्टोर हो गया वो कभी भी डिसइंटीग्रेट होगा ही, हमेशा का हमेशा वो वैसा ही मेंटेन रहेगा। और ये कब इसकी क्या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम इससे, इस जीन बैंक से जो भी क्लोन्स हैं उनसे हम बहुत ज्यादा अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटीज में हम एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं और वैक्सीन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैसे कैसे प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, जैसे हमने बताया आपको कि जो पहले इंसुलिन मिलती थी, इंसुलिन एक क्या है, एक हार्मोन है जो कि बीटा सेल्स सिक्रीट करती हैं आइलेट्स ऑफ वेंट्रिकल्स इन पेनक्रियास। काम क्या है, इंसुलिन इज ओनली एंड ओनली हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन सिक्रीटेड इन आवर बॉडी। कोई भी दूसरा ऐसा कोई भी तत्व नहीं है, केमिकल नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके। केवल और केवल ओनली इंसुलिन is that particular hormone which have
hypoglycemic nature. That is, it decreases the level of glucose by permitting certain process, that is, it converts this glucose into glycogen. So glycogenesis, ठीक है। और यहां पर जब ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो गया तो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन हो गया। आखिर क्यों सेल्स को जरूरत क्या पड़ती है? अरे ग्लूकोज ऐसे स्टोर हो जाए, हमने खाया ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है ना। ग्लूकोज क्या है, कौन सा सेकेराइड है, कौन सा शर्करा है, बताइए। मोनोसेकेराइड है ना, मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज आखिर क्यों, ग्लूकोज जब फाइनली कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा तो मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज में कन्वर्जन होगा, तो ग्लूकोज में क्यों सेल के अंदर स्टोर हो जाता। ऐसा क्यों सेल को इतनी मेहनत करनी पड़ गई कि वो ग्लाइकोजेनेसिस करे, और ग्लाइकोजेनेसिस करने के बाद में फिर उस बार तो स्टोर एक फॉर्म ऑफ जो वो था केमिकल था, दूसरे में कैसे क्यों चेंज हुआ? कोई स्पेशल कोई बात है? नहीं चेंज होता। ग्लूकोज था, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो सकता था। कोई तो खास बात होगी ना, बताइए क्यों ऐसा हुआ? सेल ने ग्लाइकोजेनेसिस क्यों की? क्या ग्लूकोज जो एक अवस्था थी वो क्या ठीक नहीं थी क्या? ग्लूकोज के फॉर्म में अगर स्टोर हो जाता, बहुत बड़ा इसके पीछे एक राज छिपा। क्या सीक्रेट है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने अगर किसी चीज को सेल के अंदर अगर पॉलीमराइज्ड फॉर्म में स्टोर किया जाए तो हमारे पास बहुत सी चीजें, बहुत सारे केस, बहुत सी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हमें करने से हम बच जाते हैं। जब ग्लूकोज जो है वो 1000 मॉलिक्यूल एक जगह पॉलीमराइज हुए, एक ग्लाइकोजन बना। अगर 1000 एक साथ में भर दिए जाते सेल के अंदर तो सेल को और कुछ काम करने की जो है वो समय नहीं मिलता, ग्लूकोज को ही वो मैनेज करते थे। इसलिए क्या था कि सेल ने एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया और वो आराम से स्टोर हो गया। और वो स्टोर मसल्स में हुआ, हम जानते हैं वहां पे स्टोर हुआ, लीवर में स्टोर, हेपेटोसाइट्स ने किया, और जब जरूरत पड़ी तो इसी पॉलीमराइज फॉर्म को ब्रेक डाउन किया। तो बहुत सी चीजें जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो बची, और उसके साथ में स्पेस भी बचा। सेल के पास में स्पेस हो गया, रिजर्व फूड है और एक तरह एक फॉरेन, एक हमारा एक भंडार है समुद्र का, जब चाहे तब कैच करा सकते। इंसुलिन जो है वो हमने क्या किया यहाँ पर, पहले कैसे होता था, पहले क्या थे, कैडावर से लेते, कैडावर से मतलब कि जो डेड बॉडीज जो होते थे, जो पर्सन होते थे, उन्हीं के प्रक्रिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता था इंसुलिन, और वो 100% वो प्योर नहीं होता,
जो है वो इम्प्योरिटीज रह जाती थी, और इम्प्योरिटीज जब रह जाती थी तो उसमें क्या था कि वो इन्फेक्शन होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है इसमें, बहुत सिंपल, हमने क्या किया, उस इंसुलिन जीन को हमने क्लोन कर दिया और उस इंसुलिन जीन को कट किया और उसको किसी न किसी वेक्टर में फिट कर लिया, और फिट कर जब चाहेंगे हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, और मल्टीपल कॉपीज बनाने पे हमें बहुत सारा इंसुलिन हमें मिलेगा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि इस टेक्निक में ये चीज ये काम किया। यहां पर हमने क्या किया, वही चीज की, जो फॉरेन जीन है, वो फॉरेन जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसको हमने रिमूव किया, किसकी हेल्प से, केमिकल सीजर की हेल्प से, जिसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, और उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की हेल्प से हमने उस पर्टिकुलर जीन को कट किया। कट करने के बाद में उस फॉरेन जीन को हमने किसी न किसी एक व्हीकल में हमने इंसर्ट कर दिया, किस लिए, सपोर्ट के लिए। ये जो है जाएगा वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि सेल्फ उसमें मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो वेक्टर का काम करेगा। तो यहाँ पे हमने जो है क्या हुआ कि लो कैरिंग कैपेसिटी वेक्टर कहते हैं, प्लाज्मिड को लो कैरिंग कैपेसिटी वेक्टर कहते हैं, और हाई कैरिंग कैपेसिटी वेक्टर में कौन से आते हैं, जैसे बैक या हेयर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बहुत ज्यादा बड़े डीएनए के बेस पेयर वाले भारी भरकम सेगमेंट को वो कैरी कर सकते हैं। तो कोई जीन बहुत बड़ी है तो उसको कैसे क्लोन करेंगे, उसके लिए हमें वेक्टर बड़ा लेना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक वैक्यूल लिया, उस वैक्यूल में हमने इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद में फिर से वापस उसी बैक्टीरियल सेल में हमने डाल दिया। और नॉर्मली ऐसा नहीं है, लेकिन टेम्परेचर जब हम मीडियम का बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो परमेबल हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और फिर क्योंकि अब ये फॉरेन हो गया, बाहर जब आ गया तब तो ये क्या हुआ, फॉरेन हो गया, और किसी फॉरेन चीज को हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेंगे, बैक्टीरिया सेल वॉल अलाउ नहीं करेगी, तो क्या है, टेम्परेचर बढ़ा देते मीडियम। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सेल वॉल उस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, परमेबल हो जाती है, और बैक्टीरिया की जो ये रिकॉम्बिनेंट जो ये बना इसको तुरंत अंदर ले लेगा, और फिर वो उसका जो है क्या होगा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में जो ये वैक्यूल होगा ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, और इसी तरह से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बहुत सारा प्रोडक्ट बनाएगा, जिसके लिए जो जरूरत हमें जरूरी है, या हमें उसका जिसका एप्लीकेशन है, चाहे वो हार्मोन हो, इंसुलिन का मतलब होता है, ग्रोथ हार्मोन हो, एक प्लाज्मोजेन है, प्लाज्मोजेन इज जस्ट लाइक एंजाइम। ये क्या होता है, ये एक ऐसा एंजाइम होता है, जनरली क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो इस फैक्टर को, प्लाज्मोजेन को क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, और कहीं भी अगर क्लॉट पाया जाता है तो उस क्लॉट को वो डिसॉल्व कर देते हैं, क्योंकि कहीं भी बॉडी में हमारे कोई भी क्लॉट बनता है तो ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाता है। अब जिस पर्सन को वो बहुत ही ससेप्टेबल है फॉर हार्ट अटैक, या उसका कहीं कोरोनरी सिस्टम गड़बड़ है, या कोरोनरी आर्टरी में कहीं कोई ऐसा क्लॉट फंसा हुआ है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजेन को हम सीधे जो है वो इंजेक्ट करते हैं, और वो जाकर के उस पर्टिकुलर क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूज है प्लाज्मोजेन की, हमने जीन को क्लोन किया और उससे बहुत सारा वही सेम प्लाज्मिनोजेन हमने बना लिया जो कि हमारी बॉडी अंदर बना, वही सेम हमने ग्रोथ हार्मोन को बाहर बनाया जो कि हमारे बॉडी में, मतलब इन विट्रो हम सारा काम प्रोसेस कर रहे हैं, और वो जो है हम जो कि बॉडी की सेल्स बनाती हैं उसी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं थ्रू दिस टेक्निक, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो कोई भी डिजायर्ड पीस ऑफ अपने डीएनए या जीन सेगमेंट को हमने उसको काटा, और काटने के बाद में फिर उसको हमने स्प्लाइस किया
ज्वाइनिंग कर ली इसके साथ में, हमने कोई क्लोनिंग व्हीकल साथ में, और फिर उस क्लोनिंग व्हीकल को हमने वापस उस मल्टीप्लिकेशन जो सेल है उस सेल के अंदर वापस डाला, और फिर धीरे धीरे जो है ईस्ट भी हो सकता है, इट में भी बैक्टीरियल सेल। तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है यही चीज कि किस तरह से प्रोसेस होता है और किस तरीके से ये प्लाज्मिड्स और वेक्टर है, और इस यहाँ पे जो है किस तरह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। ठीक है, सेम वही है यहाँ पे। इंपॉर्टेंस की बात आ जाती है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्या है, हम बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, और जैसे कि वैक्सीन्स है, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, ये सारे जितने भी आप देख सकते हैं, ये सभी जो है वो एक तरह से हम जहाँ इंपॉर्टेंस है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की इस टेक्निक से हम सभी बना सकते हैं, और बिना किसी भी जो है वो इम्प्योरिटीज बिल्कुल प्योर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर जो है हम कर सकते हैं कि हमें जो है जैसे कि एंजाइम्स हैं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और जैसे मैन्युफैक्चर किस लिए, मेकिंग फॉर मेकिंग चीज, बहुत सारे एंजाइम्स जो उसमें यूज किए जाते हैं, और ये डेयरी इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं इस टेक्निक से, क्योंकि उस पर्टिकुलर जीन को हमने क्लोन किया, और उस क्लोन जो जीन क्लोन किया वो किसके लिए जिम्मेदार है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट एंजाइम, और सिंपली हमने इसी तरह से क्लोन करके और बहुत सारा वो एंजाइम हमने प्योर फॉर्म में बना लेंगे, क्योंकि इसमें कहीं कोई इंप्योरिटीज नहीं है, सेम जीन होगा, वही जीन प्रोडक्शन करेगी जैसा कि हमारे नॉर्मल सेल में है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर जीन को क्लोन करने के लिए इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से हम एक जीन बैंक बना लेते हैं, बहुत सारे जीन लाइब्रेरी बना सकते हैं, जिसमें जो डिजायर्ड जीन है उसको हम क्लोन बना लिया, और फिर जैसे हमें कहीं कोई भी प्रोडक्ट हमें चाहिए उस जीन का, तो हमने फिर से उसको जो है वही प्रोसेस किया, और उस प्रोसेस से जब हमारे पास एक स्टोर्ड फॉर्म है तो उसको कभी भी उससे हम प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, या उससे हमें प्रोडक्ट मिल सकते हैं अपने यूज की। सिग्निफिकेंस ये है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो टेक्निक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक है, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन पोल्यूटेंट्स आल्सो थ्रू द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को बायो रेमिडिएशन भी कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आती है कि जैसे जो ऑयल के वेल्स होते हैं, है ना, ऑयल के वेल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब ऑयल खत्म हो जाता है उसमें, तो बहुत सारा ऑयल जो होता है वो उसमें चिपका हुआ रहता है, या वो ऐसे होता है, क्रूड होता है वो, तो वो किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तो उसके क्या करते हैं हम, स्पेशली इसी टेक्निक से बने हुए एक ऐसे बग रखते हैं, सुपर बग, जो कि क्या करते हैं, उस ऑयल ईटर कहते हैं, ऑयल ईटर, उसको कंजम्पशन कर लेते, कंज्यूम कर लेते, और वो कंज्यूम कर लेते हैं तो ऑयल जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम करने के बाद फिर से हम जब कंज्यूम हुआ उसके बाद में हमने उन बैक्टीरिया को कलेक्ट किया, और फिर हमने वो ऑयल को बाहर किया। तो इससे क्या हुआ कि हमें जो नेचुरल रिसोर्स था उसका हमने यूज कर लिया, क्योंकि वो वेस्ट हो गया। इस वजह से जो है इसका, और पोल्यूटेंट्स की बात आती है कि जैसे ऑयल स्पिलिज हो जाता है कहाँ पर, जैसे कि ओशन में होता है, सी में होता है, सी वाटर में, कि कहीं भी अगर ऐसा हो गया, कोई ऐसा फट गया, तेल फट गया, तेल स्प्रेड हो गया, तो उससे क्या होता है, मेरीन जो फाना है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह इफेक्ट होता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम ये इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, सारे ऑयल को जो है क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद हमने बैक्टीरिया कलेक्ट किया और हमें पोल्यूशन से दूर हो जाते हैं, यानी बायो रेमिडिएशन इस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, हम इसके बाद में क्या है कि टू यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर जीन थेरेपी फॉर क्यूरिंग जेनेटिक डिसऑर्डर।
up to certain extent we can cure the genetic disorder, and in this curing process recombinant DNA technique और genetic engineering is involved। यहाँ पे उसका एप्लीकेशन ट्रांसजेनिक प्लांट की बात आती है। ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट्स जो कि हर्बिसाइड्स जो हैं, तो हर्बिसाइड्स का मतलब क्या है कि ऐसे केमिकल जो कि यूज किए जाते हैं वीड्स खरपतवार को खत्म करने के लिए, तो उनके लिए वो रेजिस्टेंट है, यानी उन पे कहीं कोई उसका इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसे जो है उनका हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये जो भी ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट है तो उनमें क्या है डिजीज रेजिस्टेंस उसमें होता है कि पर्टिकुलर एक हम कह लें कि केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने कहा बीटी कॉटन का, तो उसमें क्या हुआ कि बीटी कॉटन हमने जो यूज किया वो बैसिलस ओरिजिनेंसिस जो बैक्टीरिया था वो टी प्लाज्म उसमें हमने वैक्यूम डाल दी, और जिसकी वजह से जो है जब ये जो यानी कि जुम्बक था वो जैसे ही उसने खाया उसको जो अटैक सबसे ज्यादा करता था, तो क्या हुआ कि वो जो केमिकल था उसने केमिकल में क्या हुआ इंटेस्टाइन को या उसकी बॉडी को अंदर रप्चर कर दिया, और जिससे क्या हुआ अल्टीमेटली उसकी डेथ। यानी कि हमने जो है ऐसे प्लांट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, कि जिससे हम क्या हो सकता है कि हमें हर्बिसाइड्स की कम से कम जरूरत है। डिजीज रेजिस्टेंट अगर कोई भी वैरायटी होगी तो हमें उसका मेंटेनेंस आसान होगा, इंस्टेड ऑफ हम कोई भी जो है अगर हम पेस्टिसाइड यूज करें या कोई भी हम केमिकल यूज करें। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है सोसाइटी को देखिए जेनेटिक्स की फील्ड में एक टेक्निक दी, और इस टेक्निक का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में पीसीआर कहते हैं। ये टेक्निक 1986 में एक कैरी मुलिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया और कहा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 86 में डिस्कवर हुआ, 93 में इनको नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया। कि बहुत ये गेम चेंजर है टेक्निक, और ऐसी ये टेक्निक थी जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को पूरा रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया, और उसने क्या किया आगे की जो रिसर्च थी इसी टेक्निक की वजह से बहुत इजी, बहुत ज्यादा इसमें जो है इतनी ज्यादा सी स्पीड, जैसे रिकॉम्बिनेंट टेक्निक आई उससे हमने ये जाना कि हम किसी भी फॉरेन जीन को क्लोन कर सकते हैं और उससे हम प्रोडक्ट अपना जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो पीसीआर आया, पीसीआर इस मामले में अच्छा था कि हमें कहीं कोई भी डीएनए जो कि बहुत ही कम अमाउंट में भी है, उस डीएनए को हम मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, बहुत सारी कॉपी, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में डीएनए है, उस कम अमाउंट के डीएनए को हम बहुत ज्यादा अमाउंट का बहुत उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि हम एक कोई ऐसी जगह जहां पे हमने कोई डीएनए मिला और वो डीएनए इतना कम है कि हम फर्दर उसका यूज ही नहीं कर सकते, लेकिन हम पीसीआर टेक्निक से हम बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ दैट डीएनए कैन बी प्रोड्यूस्ड। ये जो टेक्निक थी ये इतना ज्यादा जो है इसने चेंज किया, जैसे डीएनए एक समय चेंज किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक ने जो है इस साइंस की फील्ड को, इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड को इतना डायरेक्शन डिजाइन चेंज कर दी, वैसे पीसीआर का भी यहाँ पे जो है सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे पीसीआर क्या है, देखिए कितनी सारी चीजों को, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को चेंज किया, ह्यूमन जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, चाहे फोरेंसिक, क्योंकि सभी की फील्ड में इस पीसीआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो है यूज है। और सिंपली इसमें क्या है कि हम इसमें कोई भी स्पेसिफिक जो डीएनए सीक्वेंस है उसको क्या करते हैं कि हम
यहाँ पर उसको एम्पलीफाई करते हैं और उस एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, 3 यहाँ पर क्या है स्टेप्स। वो कौन कौन से स्टेप हैं देखिए। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डीनेचुरेशन करते हैं, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन या एनीलिंग करते हैं और तीसरा है एक्सटेंशन। अब ये कैसे करते हैं, इसमें आप बहुत ही सिंपली इसको समझ सकते हैं कि देखिए अब इसमें क्या है कि इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स की जरूरत पड़ती है फॉर दिस स्टार्टिंग में, उनको कहते हैं प्राइमर। प्राइमर्स क्या है, बिना प्राइमर के ये नहीं होने वाला। प्राइमर क्या है, बहुत ही छोटे सेगमेंट है डीएनए के, और ये जो डीएनए के ये सेगमेंट हैं ये बाइंड करते हैं चेन को, और जब ये चेन को बाइंड करते हैं और वो चेन को क्या करते हैं, वो जरूरत होती है क्योंकि उस जगह पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा तो प्राइमर ही उसको क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तभी वो उसमें जो है वो ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो धीरे धीरे उसमें इंसर्ट होते चले जाते हैं और चेन बनती हुई चली जाती है। तो डीनेचुरेशन किया, डीनेचुरेशन करने के लिए हम टेम्परेचर हीट करेंगे टेम्परेचर को 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 1 मिनट के लिए हमने किया। ये जितना भी प्रोसेस है एक मशीन में के द्वारा होता है, शायद देखी होगी आपने, इसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं, शायद देखिए किसी ने नहीं देखी। मशीन होती है जिसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं, ठीक है, और वो सब ऑटोमेटेड होती है। और थर्मोसाइक्लर में हमें क्या करते हैं कि हमें जो भी सैंपल है उस सैंपल को हमने इंसर्ट किया, प्रोसेस स्टार्ट किया, कितनी साइकिल में हमने उसको मल्टीपल, मतलब हमें कितना क्वांटिटी में चाहिए उसको हमने फिक्स किया और फिक्स करने में स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या है कि जैसे डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन करने के बाद 1 मिनट किया, उसके बाद में क्या है, जो भी ये डीनेचुरेशन के बाद क्या होगा बताइए, डीनेचुरेशन के बाद में क्या होगा कि जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर टेम्परेचर को लो किया जाए, कैसे, 45 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच लो किया, और जब लो किया तब प्राइमर ने बाइंड किया, प्राइमर बाइंड करेगा, और उसके बाद में क्या होता है कि इस प्रोसेस को जो नंबर 2 है हाइब्रिडाइजेशन या एनीलिंग कहते हैं, जुड़ने के प्रोसेस को, और फिर यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है उसी पॉइंट से जहाँ प्राइमर बाइंड किया है वहां से स्टार्ट करेगा सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स, और जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो टारगेट डीएनए है, और फिर धीरे धीरे चेन ये यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। एक्सटेंशन में क्या होता है, जो रिएक्शन टेम्परेचर है उसको 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मेंटेन किया गया। डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर यूज करेगा एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते रहते हैं, और फिर फाइनली जो है क्या होता है, चेन एक्सटेंड हो जाती है, और फिर हमें जो है उसी तरह से मल्टीपल कॉपीज, एक सेगमेंट एक पर्टिकुलर पार्ट हमने डाला था और उसमें बहुत सी हमें मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाती। तो एक तरह से क्या है कि चेन रिएक्शन है, और करीब एक साइकिल करने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। इसलिए थर्मोसाइक्लर है, नाम भी देखिए दिया गया है, दिस मशीन इज नोन एज थर्मोसाइक्लर, और सिंपली वी कैन से पीसीआर। बस ये इंस्ट्रूमेंट है, और इससे हम इस चीज को प्रोग्राम करके और बहुत ही नंबर ऑफ साइकिल देते हैं, कितना हमें क्वांटिटी में चाहिए, और फिर वो जो है वो सिंथेसिस हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेक्निक का बहुत बड़ा एक फायदा है, और इसको ये क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी ज्यादा टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स है वो डीनेचुरेट हो जाएगा, जब एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डीनेचुरेट हो जाएगा तो क्या होगा, टेक्निक का आपका सारा काम बेकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, कैरियोलिस ने क्या किया, इनको एक बैक्टीरिया मिला जिसका नाम था थर्मस एक्वाटिकस। इस बैक्टीरिया जो कि एक ऐसी जगह पे रहता था जो हॉट स्प्रिंग्स थी, येलोस्टोन नेशनल पार्क में इन्होंने देखा कि ये एक जो बैक्टीरिया है ये इतनी ज्यादा जो है हाई टेम्परेचर पे रहता है
और उस हाई टेम्परेचर पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो सकता, लेकिन तब भी उस कंडीशन में ये बैक्टीरियल जो था थर्मस एक्वाटिकस, ये क्या था, ये मल्टीप्लाई करता। और इसके लिए फिर क्या है कि इन्होंने देखा कि एक स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज, और ये स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज क्या था, टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज जो था वो हाई टेम्परेचर पे वही करना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ही जो है वो सिंथेसिस होनी चाहिए, नहीं तो एंजाइम जब डीनेचुरेट हो जाएगा तो वो काम कैसे करेगा। तो ये एंजाइम जो था वो इस तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता था, और जिसकी वजह से पीसीआर के लिए परफेक्ट ये एंजाइम यूज किया गया एज अ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन दिस चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक मैंने बताया सोसाइटी में जो ये टेक्निक्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स का बहुत बड़ा यूज था, बहुत बड़ा सोसाइटी को बहुत बड़ा किया और प्रेजेंटली दे रही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें, जिसको हमने कहा डीएनए प्रोफाइलिंग, अभी हमने कुछ देर पहले बताया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम डीएनए प्रोफाइलिंग है, और ये प्रोसेस है किसी भी इंडिविजुअल की जो डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, उसको डिटरमाइन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्योंकि ये जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा अलग है डीएनए बारकोडिंग से, क्योंकि हम डीएनए एनालिसिस अगर स्पीशीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, दैट इज द डीएनए बारकोडिंग। तो यहाँ पे क्या है, डीएनए प्रोफाइलिंग या जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, ये एक टेक्निक है, फोरेंसिक टेक्निक है, क्योंकि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी यूज की जाती है, कंपेयरिंग क्रिमिनल सस्पेक्ट्स, और उसके अलावा पैटर्निटी टेस्टिंग में यूज की जाती है, जैसे कि टू एस्टैब्लिश इमिग्रेशन एलिजिबिलिटी, जीनियोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च में इस टेक्निक का यूज किया है। इवन इस जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको स्टडी ऑफ एनिमल और प्लांट पॉपुलेशन में भी यूज करते हैं हम। कहां पर, जो डिफरेंट डिसिप्लिन और गोल्ड क्लासिकल जो ब्रांचेस हैं, एग्रीकल्चर में, जूलॉजी, बॉटनी, सब में इसको हम यूज करते हैं जब स्टडी करते हैं एनिमल और प्लांट की पॉपुलेशन। हाँ, एक खास बात ये जो डिस्कवरी थी इस टेक्निक को देने वाले थे एलिक जेफरी। एलिक जेफरी ने जो है इस टेक्निक को ये डिजाइन किया, लेकिन ये टेक्निक ना आ पाती जब तक कि पीसीआर नहीं आया। अगर पीसीआर देखिए आने से इस टेक्निक को भी डिजाइन किया, डेवलप किया। अगर पहली वाली वो टेक्निक नहीं आती कि हम मल्टीपल कॉपीज कैसे करें, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखेंगे कि मतलब अगर अमाउंट ऑफ डीएनए आपको मिला जो सैंपल है अगर कम है, उसका हम बहुत सारा अमाउंट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब डीएनए ही इतना कम होगा तो आप फर्दर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो डीएनए की जो मल्टीपल कॉपीज बनाने का काम यानी एम्प्लीफिकेशन करने का काम पीसीआर यानी थर्मोसाइक्लिंग का, ठीक है, बिना उसके आप नहीं कर सकते। उसका केवल वो एक काम है कि हम उससे एम्प्लीफिकेशन करें, कम अमाउंट के डीएनए को हम बहुत सारा अमाउंट तैयार करें, ठीक है। तो इस एलिक जेफरी ने ये काम किया। बहुत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि यूज की जाती है, और इसमें जो है जो चीज यूज की वो सैटेलाइट डीएनए है जिनका नाम है VNTR। VNTR मींस वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स होते हैं, और ये प्रोब के रूप में यूज किए जाते हैं। यहां पर क्योंकि इनमें हाई ग्रेड लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसीलिए VNTR यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सिंपल हम क्या करते हैं, पहले डीएनए हमने आइसोलेट किया, डीएनए को आइसोलेट करने के बाद फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की हेल्प से इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में हमने उसको चेंज किया, मतलब कट किया। कट करने के बाद में फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम क्या करते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को जो डीएनए है उनको साइज के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ब्लॉटिंग करते हैं। ब्लॉटिंग जो करते हैं, इस ब्लॉटिंग जो है जहां भी यहाँ पे जो होती है ब्लॉटिंग, क्योंकि डीएनए से है तो कौन सी होगी, कौन सी में सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग से हमने यहाँ पे ब्लॉटिंग प्रोसेस किया, और उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन द फ्रेगमेंट यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब्स, जो कि
हमें मिलते हैं वो कहां पर, जो कि एक पर्टिकुलर क्या है, ये टेंडम रिपीट्स हैं और क्योंकि हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, इसका मतलब इनमें क्या है कि ये जो VNTR है पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के लिए यूनिक है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से हमने उस जो फ्रेगमेंट्स मिले उन फ्रेगमेंट्स के बीच में कंपैरिजन कर, उनको कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या होता है, जो सस्पेक्ट्स हैं वो सस्पेक्ट्स हमें क्लियर पता लग जाता है इस DNA फिंगरप्रिंटिंग का लीगल एस्पेक्ट्स ये, क्योंकि हम इसको कोर्ट में भी यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टेक्निक का कोई भी ऐसा वो नेगेटिव वो नहीं है क्योंकि ये टेक्निक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सेलुलर लेवल। अगर हम क्लासिकल उसमें करें उसमें भी बड़ा आराम से हम कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का सेल चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए सेल चाहिए, आपको सेलुलर चीज मिलनी चाहिए और आराम से आप स्टैब्लिश कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बात आती है ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स और प्लांट्स और एनिमल्स। जीएम क्रॉप्स आप शायद सुने होंगे, जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये जो जीएम क्रॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं फॉरेन जीन उसमें इंसर्ट की जाती है और ये दूसरी स्पीशीज से होती है। और इसमें क्या है कि ये जो ट्रांसजेनिक्स हैं वो सीटेड टेक्निक से बनाए जाते हैं जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसे ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, दे कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड by adding foreign gene into the plasmid through the recombinant DNA technology। यहाँ पे देखिए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया विद इंसुलिन जीन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो अभी बताया आपको कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, क्योंकि जो भी फॉरेन जीन कैरियर होगा उसको ट्रांसजेनिक भी कहते हैं, क्योंकि उसमें अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन यहाँ पे मिली हो। देखिए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो क्या किसमें यूज कर सकते हैं, डिकम्पोजिंग पोल्यूटेंट्स एंड एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, फॉर एग्जांपल कॉपर एंड गोल्ड। इनके लिए भी जो है ये बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, सिर्फ ट्रांसजेनिक, नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जिनमें ऐसे डिकम्पोज करने, पोल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करने की पावर हो और साथ में मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की भी क्षमता हो, कॉपर और गोल्ड, तो इनको यूज करते हैं। देन ट्रांसजेनिक प्लांट की बात हमने बताई कि ऐसे पेस्ट रेजिस्टेंट और हार्बिसाइड्स जो है हम यूज कर सकते हैं जो कि हमारे लिए ये लाभदायक क्यों है, क्योंकि हमसे कम केमिकल यूज करना पड़े, जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका कम से कम यूज हो, क्योंकि डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी यूज की जाती है। एंड ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि लार्ज फिश है, पिग है, देख रहे हैं आप, दो यहाँ पे रैट हैं और इस दोनों रैट में एक रैट काफी बड़ा है, ये क्या है, ट्रांसजेनिक। ये ट्रांसजेनिक है क्योंकि इसमें फॉरेन जीन इंसर्ट की गई है और फॉरेन जीन इंसर्ट इस कौन सी की गई, ग्रोथ हार्मोन, और जिसकी वजह से ऐसा है कि इसका साइज देखिए कितना बड़ा है। और देख सकते हैं कि ट्रांसजेनिक गोट कैन प्रोड्यूस अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन इन देयर मिल्क एंड दिस मिल्क एक्चुअली इट इज कंज्यूम्ड बाय द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर सच एज हीमोफिलिया इन व्हिच ब्लड डज नॉट क्लॉट। देखिए इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि यहाँ पर जो है हमने क्या किया कि जो ट्रांसजेनिक गोट है उसमें ऐसी जीन बाहर की डाल दी जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को बनाने वाली जीन है, और चूंकि चिल्ड्रन ऐसे जिनमें हीमोफीलिया की बीमारी है जो लाइलाज है, उसको क्योर नहीं किया जा सकता, और जो वो फैक्टर मिल्क के थ्रू उनके बॉडी में पहुंचेगा तो क्या होगा कि वो चीज उनको हीमोफीलिया में जो एक फोबिया होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, तो वो ऐसा उनमें नहीं होगा। तो ये ऐसा है, ये जेनेटिक्स की बहुत सारी जो है वो है, और हमने आपको बताया ये। अब दूसरा सा एक टॉपिक और एक कर देते हैं,
जेनेटिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। और इसमें जो है हम आपको जो है इसमें कुछ ऐसे डिजीजेस का आपको बताते हैं कि ऐसी बीमारियां जो कि एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट इन्होंने किया है, और ज़्यादातर इनका जो इन्फेक्शन है वो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हुआ है। और आप देख सकते हैं डेटा दिया गया है, ये दिस डेटा इज ऑफ ईयर, दिस वाज ईयर 2001 एंड यू कैन सी कि यहाँ पे करीब 14.5 मिलियन डेथ्स वर ग्लोबली डेथ्स किसकी वजह से हुई, इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है देख सकते हैं आप कि ह्यूमन यहाँ पे आप एक सारे क्रोमोसोम्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन डायक्रोमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और क्या शो किया गया है इसमें, देखिए टेक्स्ट कलर्स कुछ हैं बीच में, और उसमें जैसे रेड कलर से यहाँ पे शो किया गया है। रेड कलर से जो है ये क्या है, ये एक्चुअली सिस्टोसोमियासिस नाम की बीमारी है जो सिस्टोसोमा से होती है। रेड वाला जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यानी यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन है, ये लोसाई है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ दिस डिजीज, दैट इज सिस्टोसोमियासिस, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे एक्वासाइन है, ये मलेरिया के लिए, ठीक है। ब्लू से जीन है ना, वो जो है इसकी है लेप्रोसी के लिए है। ग्रीन ट्यूबरक्लोसिस, पर्पल ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी कंबाइंड। ऑरेंज कलर की है वो क्या है, कालाजार लोसाई। ये सारी जितनी भी आप देख सकते हैं ये क्या है, ये इन्फेक्शियस डिजीजेस के, इन डिजीजेस के शो किए गए हैं कि ये कैसे कहाँ पे लोकेशन पे लोसाई कहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे एक सिंपल पैटर्न शो किया गया है। यहाँ पर आपको तीन यहाँ पे दिखेंगे, और तीन ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मियोसिस है, और एक फिनोमेना यहाँ पे बताया गया नॉन डिसरप्शन। दिस वन इज द नॉर्मल टाइप ऑफ डिजीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेपरेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन हुआ एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ सेकंड वाली केस को देखिए, दिस इज मियोसिस फर्स्ट, दिस इज मियोसिस सेकंड। यहाँ पर ये सेल है, इसके बाद में क्या होगा कि अब देखिए इस मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन का फिनोमेना हुआ। नॉन डिसजंक्शन का मतलब हुआ था व्हेन क्रोमोसोम्स फेल्स टू सेपरेट, यहाँ सेपरेशन नहीं हुआ। ये जो यहाँ ब्लू क्रोमोसोम था वो इस सेल में आना चाहिए था, नहीं हुआ। अब ना होने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों ही जो क्रोमोसोम्स थे वो एक सेल में चले गए, और एक सेल में क्या हुआ कि यहाँ पे जाकर के देखिए एक यहाँ पे होना चाहिए था, देखिए दो क्रोमोसोम्स यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज द डाइसोमिक कंडीशन। यहाँ पे है ही नहीं, जीरो है, इसको न्यूलिसोमिक है, ठीक है। एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन मियोसिस सेकंड में आ रही है। मियोसिस फर्स्ट में इन्हें यहाँ पे नॉर्मल हुआ, नॉर्मल डिवीजन है। मियोसिस 2 में यहाँ पे क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन का फिनोमेना हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गैमीट्स हैं वो क्या हुआ, यहाँ पे डिफेक्टिव हुआ है, यानी कि ये जो सेपरेट यहाँ सेपरेशन की जगह पे यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हुआ, सो दैट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेपरेट नहीं हुआ, क्रोमोसोम fail to separate, and therefore the phenomena of non-junction is failure. यहाँ पे न्यूलिसोमिक डाइसोमिक गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। अब आप देखिए यहाँ पे कि इसके बाद में जो है वो क्या है, जैसे ये चीज हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। यहाँ पैटर्न क्या चेंज हो रहा है, देखिए दिस वन यहाँ हैप्लॉइड फॉर्म्स डिप्लॉइड कंडीशन, राइट, बट हियर पिछले वाले में देखिए कंडीशन है ना, जहां पे क्या था कि कोई भी क्रोमोसोम नहीं था, और यहाँ पर क्या है n-1, यहाँ पे अगर ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो क्या होगा, n n is 2n
-1 यानी क्या होगा मोनोसोमी कंडीशन। देख रहे हैं इस तरीके से मोनोसोमी बनते हैं। पहले वाला जो डायग्राम था वो इसके बाद वाली कंडीशन यहाँ पे बता रहा है कि क्या हो सकता है ट्राइसोमी में। यहाँ पे ऐसी कंडीशन पीछे थी, इसके बाद ये अब इसके बाद यहाँ पे n+1 है, ठीक है, यहाँ पे केवल n, यहाँ पे जो कंडीशन है 2n+1 दैट इज ट्राइस, क्योंकि इधर की तरफ से यहाँ पे ऑलरेडी n+1 भी है, n नंबर यहाँ पे मिला हैप्लॉइड, ये जो है ट्राइसोमी कंडीशन। देन उसके बाद ये देखिए ये कंडीशन कैसे बनी, ऑलरेडी n+1 था और n यहाँ पे हुआ इस तरीके से, देखिए अलग अलग। तो यहाँ पर भी जो है जो कंडीशन बनी वो भी ट्राइसोमी कंडीशन, 2n+1 कंडीशन। और फिर अब देखेंगे हम इस चार्ट। अब देखिए इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी शो करते हैं, एन्यूप्लॉइडी कंडीशन शो करते हैं, ठीक है। जैसे ट्राइसोमी 13 है, पेटाउ सिंड्रोम कहते हैं ये, और ये जो है ट्राइसोमी 13 यानी 13 जो नंबर का क्रोमोसोम होगा उसकी डोजेस कितनी होंगी 3, ठीक है, 2n+1 कंडीशन। ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं इसको, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम कहते हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हैं आप 1:800 बर्थ में एक इंडिविजुअल एम्प्लीज में होता है। और ट्राइसोमी X है, ट्रिपल X सिंड्रोम है, 1000 इस पॉसिबिलिटी है। 47XXY, ठीक है, 47XXY बहुत ही फेमस सिंड्रोम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है। 48 ट्रिपल XY, 45X टर्नर सिंड्रोम। तो ये जितने भी सिंड्रोम्स हैं वो सभी आप देखेंगे एन्यूप्लॉइडी कंडीशन यहाँ पे है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये ऐसी एक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, जैसे जो फिनोमेना नॉन डिसजंक्शन। ये सारे सिंड्रोम्स हैं जो बहुत ही मतलब ऐसे क्या है रेयर है। देख रहे हैं आप 1000 में एक है, 25,000 में एक है ना, इस तरीके से बहुत इनका अक्रेंस बहुत ही रेयर है। जैसे कि यहाँ पे इसमें मैजिनिस सिंड्रोम है, और इसमें देख सकते हैं क्रोमोसोमल लोकेशन और की जीन्स कौन है, RAI ये 1 जीन है जो कि इससे ऐसा होता है कि इस जीन की वजह से जो है ये ऐसा सिंड्रोम हो जाता है। ट्राइब्यूचेट सिंड्रोम है, ठीक है, बिल्ली जैसी आवाज कैसी होती है, बिल्ली जैसी कैट लाइक क्राई हो जाता है, ट्राइब्यूचेट। इस तरह से ये सारे बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं, सिंड्रोम कंडीशन है जो कि बहुत ही रेयर है। एक जो मैंने बताया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और सिंड्रोम, यहाँ पे अगर इसकी जेनेटिक्स की बात करें, जीनोम की चर्चा करें, तो आप यहाँ पे आते ये रेट्रोवायरसेस होते हैं। और ये रेट्रोवायरसेस का मतलब एक समझ लीजिए कि आरएनए यहाँ पर जीनोम की तरह से होता है, और इसमें जो है एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो आरएनए से डीएनए बनाता है, और उसको कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि केवल रेट्रोवायरसेस में ही ये पाया जाता है। ऐसे जो वायरसेस हैं ग्रुप 4 रेट्रोवायरसेस जिसमें होता है, इनको लेंटिवायरसेस कहते हैं। और ये क्यों है, क्योंकि लेक्टस एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्लो, बिकॉज ऑफ द स्लो कोर्स ऑफ डिजीज, मतलब बीमारी, ये जो बीमारी है रेट्रोवायरसेस बहुत स्लो डेवलप करती है। पॉजिटिव हुआ उसके बाद इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होगा, और वीकनेस ज्यादा हो जाएगा, हेल्पर टी ल्यूकोसाइट्स बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा उनका नंबर, और धीरे धीरे क्या होगा पूरे इम्यून सिस्टम को कोलैप्स कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HIV जो 1 जीनोम है जो कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये इसमें जो है 9 अलग अलग जीन्स होते हैं। जीनोम की अगर बात करें, अगर देखें कि जेनेटिक्स इसके वायरस का जो जीनोम है उसमें क्या है 9 डिफरेंट जीन्स हैं जो कि 15 प्रोटीन को कोड करती है, 15 प्रोटीन बनाती है। और इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं जो जीनोम है, यानी कि ये जो इसका एड्स का रेट्रोवायरसेस का वो क्या है वायरस पार्टिकल है, आरएनए है इसमें। और इसमें से हम देख सकते हैं कि जो रीडिंग फ्रेम है इसमें 3 ऑफ द रीडिंग फ्रेम इनकोड करते हैं, जिसमें गैग है। गैग को कहते हैं ग्रुप
स्पेसिफिक एंटीजन पॉल है ना, ये सब यहाँ पे दिया गया है, दिस गैग है, पॉल है ना, ये सारी जो है एनवीईएमवी है, पॉल है, पॉलीमरेज है, ईएनवी है, एनवेलप पॉलीप्रोटीन्स है, और गैग में गैग बहुत इंपॉर्टेंट है, गैग जो है उसको 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन में डिवाइड कर देते हैं, एमए है जो कि मैट्रिक्स के लिए होता है, सीए कैप्सिड के लिए होता है, एनसी न्यूक्लियोकैप्सिड के लिए होता है, पी6 होता है, ईएनवी जो होती है इसमें 2 होते हैं, एक एसयू होती है और दूसरी टीएम पर यहाँ पे प्रोटीन होती है। फिर पॉल जो होता है ये क्या होता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है, प्रोटीएज करता है, केवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही नहीं बल्कि ये प्रोटीएज करता है, आरटीएन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है, इंटीग्रेज करता है, ये सभी जितने भी एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे पॉल नाम की जो जीन है वो सेगमेंट यहाँ पे कोड करता है। इसी तरह से बहुत से एसेसरी प्रोटीन्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको जो है प्रोड्यूस करने का काम ये यहाँ पे और जीन करते हैं। जेनेटिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस का करते हैं, सबका नहीं जरूरत है क्योंकि सब तो बहुत सारा है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस का करते हैं। इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा जो है वो ऐसी बीमारी है, ये भी आरएनए वायरसेस होते हैं और ये फैमिली एक होती है आर्थोमिक्सोवायराइडी, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्फ्लुएंजा का जो वायरस का जीनोम है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सेगमेंट से बना होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सेगमेंट, ये जो 3 टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, ए, बी और सी। बी और सी जो है वही केवल ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि जो ए यहाँ पे देख सकते हैं बी और सी, तो ये तो ह्यूमन को इन्फेक्ट, लेकिन ए किसको करेगा, नॉन ह्यूमन होस्ट को करेगा, नॉन ह्यूमन होस्ट को, यानी कि अदर नॉन ह्यूमन बीइंग जैसे मंकीज हैं या दूसरे नॉन प्राइमेट्स हैं उनको करता है। और इसके अलावा जो है जेनेटिक्स की जैसे बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिकल है इन्फ्लुएंजा वायरसेस का, उसमें क्या है, बाहर देखिए कैप्सिड है, उसके बाद में प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे जो है जो इन्फ्लुएंजा ए है उसके कैप्सिड में कुछ एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि एचए है और एनए है। एचए का मतलब है हीमोग्लोबिन, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और दूसरा होता है न्यूरामिनिडेज, ये एनए होता है। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कैप्सिड को बनाने के लिए जरूरत होती है, और एक खास बात ये है कि ये जो प्रोटीन्स हैं जो कि पार्ट ऑफ वायरसेस हैं, इनको इम्यून सिस्टम फौरन समझ लेता है और जिसकी वजह से प्रोवोक होता है इम्यून रिस्पांस, और इम्यून रिस्पांस जब प्रोवोक होता है इम्यूनिटी हमें मिलती है, क्योंकि कैप्सिड जो होता है वो कैप्सिड एक्चुअली कैप्सिड वाली प्रोटीन्स एंटीजन का काम करती हैं, जिसके बेसिस पे जो है क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को अलर्ट करता है। मलेरिया की जेनेटिक्स बता दें, मलेरिया जो है जानते हैं आप कि करीब 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी भी मलेरिया के रिस्क में है, क्योंकि जहां मच्छर होंगे वहां पे मलेरिया होगा, मच्छर नहीं जाएंगे ना मलेरिया ही जाएगा, और 1 मिलियन डेथ्स पर ईयर होती है। पहले देखिए डेंगू वगैरह इतना नहीं होते थे, डेंगू वगैरह का नाम आपने देखिए नहीं सुना था, लेकिन अब देखिए डेंगू का वायरस, डेंगू का एडीज कितना ज्यादा जो है वो प्रेवलेंट है, आप अक्सर देखते हैं कि यहाँ फैला वहां फैला। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है एक एंटीजन होता है, एक नेगेटिव फिनोटाइप होता है जिसको हम कहते हैं डफी एंटीजन। डफी एंटीजन जो होते हैं ये प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन का बहुत ही कॉमन वो है, और क्योंकि ये जो डफी एंटीजन है, दिस एंटीजन इज रिस्पांसिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द मलेरिया। ये देखा गया कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म है, प्रमोटर है डफी एंटीजन का, हीमो रिसेप्टर जीन अल्टर द बाइंडिंग ऑफ द हीमोपोएटिक सेल। देखिए डफी एंटीजन और वो हीमोपोएटिक जो सेल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको गाटा 1 कहते हैं, ये दोनों ही आपस में
इंटरेक्शन करते हैं और ये क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन को जिसको डार्क कहते हैं, डार्क क्या है, कीमोकाइन रिसेप्टर एक है, उसको उसका एक्सप्रेशन ये इनहिबिट कर देगा, और जो इनहिबिट कर देगा तो उससे क्या होगा कि जब ये रिसेप्टर यहाँ पे जो है ये रिसेप्टर नहीं रहेगा तो क्या होता है कि एक तरह से हम जिस रिसेप्टर को, जैसे हमने बताया आपको कि एब्सेंस ऑफ दिस रिसेप्टर फ्रॉम द आरबीसी सरफेस रिजल्ट्स इन कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम, अभी ऐसा है कि इस बारे में, इस मलेरिया में प्लाज्मोडियम की जो जेनेटिक्स है उसको स्टडी करने के बाद में इससे वैक्सीन के बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसा किया जाए कि ये जो डफी एंटीजन है और कीमोकाइन रिसेप्टर्स है जो इनहिबिट करता है डीएआरसी एक्सप्रेशन, वो रिसेप्टर को हम क्या करते हैं, एब्सेंट कर दें, या तो किस तरह से हम ऐसे करें कि ये दोनों डफी एंटीजन और ये जो इंटरेक्शन होता है बेसिकली जो हेमोपेटिक सेल्स के बीच में वो ना होने पाए, जिसकी वजह से मलेरिया खत्म हो जाएगा, इंटरेक्शन होगा नहीं तो धीरे धीरे एलिमिनेट खत्म हो जाएगा। तो ये जेनेटिक्स है मलेरिया की। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो बर्ड के लिए तो खतरनाक नहीं है, लेकिन क्या है कि अभी बहुत से ऐसी चीजें हैं, बहुत सी अभी जो प्रोसेस हैं वो पूरी तरीके से जो है वो अभी नहीं अंडर ट्रायल है और फाइनल अभी नहीं हुआ है। कि जैसे मलेरिया है आज की बीमारी नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है और आज भी हम इसका कोई कारगर उपाय नहीं ढूंढ पाए जिससे ये हो। ऐसे एक मेडिसिन है दैट इज कॉल्ड पैराल्फिल, हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए खाते हैं, और प्रोफाइलेक्सिस के लिए खाते हैं और वो क्या होता है कि वो मलेरिया होने नहीं देता, है ना। तो इस तरीके से प्रोफाइलेक्सिस तो है, लेकिन हम करें लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कोई वैक्सीन हो तो वो बने तो उसके लिए हम एक बार लगवा लेते जिससे हमें वो पर्टिकुलर बीमारी ना हो, अभी भी अंडर ट्रायल है, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टू टॉपिक जेनेटिक्स ऑफ, पहला जो आपको बताया कौन सा टॉपिक था, यस, सोसाइटी में जेनेटिक्स का क्या रोल है, और दूसरा जो है हमने इन्फेक्शियस डिजीज की जीनोम्स या जेनेटिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड मेरा यहाँ पे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जा रहा है, जितना मैडम ने हमें दिया था, जितना प्रोसेस। हाँ, पीपीटी सेंड कर देंगे, ठीक है, पीपीटी या पीडीएफ कर देंगे, पिछले वाले भी दो देंगे आप, मुझे याद है।